प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कुछ जो कई बार एक्शन माननीय न्यायालय की तरफ से आते हैं, उसमें ऐसे लगता है जैसे वो सरकार के कहीं इशारे पर या उनके दबाव में आ रही है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, माननीय न्यायालय का मैं बेहद सम्मान करता हूँ, चाहे वो निचली अदालत हैं, माननीय उच्च न्यायालय हैं या माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, बेहद सम्मान करता हूँ। और ये बिल्कुल सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि आज अगर देश में किसी को कोई उम्मीदें किसी की बची हैं इस तानाशाह सरकार के समय, तो वो केवल माननीय न्यायालय से हैं। माननीय न्यायालय के अलावा कुछ देश में बचा नहीं है। ऐसा माहौल 11 साल से चल रहा है, हर जगह तानाशाही है। लेकिन अब कई बार ऐसा इशारा होता है जो माननीय न्यायालय की तरफ से यूँ लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो सरकार का दबाव आया है या इशारे से फैसला है। अब जैसे लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी, जो छोटे वाले बेटे हैं, जो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं, सक्रिय दोनों हैं लेकिन जो ज़्यादा सक्रिय हैं, और जिसका बिहार में इस वक्त, देखिए अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनकी सरकार बने तो ये सीएम बन सकते हैं। मगर उसमें रुकावट डालने के लिए सरकार, देखिए बीच में लालू यादव जब मंत्री थे यूपीए सरकार में, तब का उनके कुछ केस हैं, मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, वो जेल भी काट के आए हैं और भी मुकदमे चल रहे हैं। बीच में शांति थी, एकदम गैप था, काफ़ी लंबा गैप था। अचानक से उनके खिलाफ वो केस दोबारा से खोले गए हैं, दोबारा से माननीय न्यायालय रॉज एवेन्यू कोर्ट ने दोबारा से सुनवाई शुरू कर दी है। कल इन तीनों के खिलाफ सुनवाई थी और आरोप तय करने के लिए, आगे मुकदमा जारी करने के लिए, चालू रखने के लिए यानी आदेश दे दिया है माननीय न्यायालय ने, रॉज एवेन्यू कोर्ट ने। और इसके बाद ये अगले हफ्ते से हर रोज़ सुनवाई होगी। अब आप ये देखिए, बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बिल्कुल फाइनल दौर में है। पहले फेज के जो नॉमिनेशन हैं वो 10 अक्टूबर से शुरू हुए थे, 17 तक चलेंगे। दूसरे फेज के कल 13 अक्टूबर से शुरू हुए, ये 20 तक चलेंगे। तो ये इसके बीच में एकदम से सक्रिय होना माननीय अदालत का थोड़ा सा शंका पैदा करता है। मैं बात फिर कह रहा हूँ, मैं माननीय न्यायालय पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन जो फैसला आता है, वो जो दिखता है, वो तो हम कह ही सकते हैं। मैं भी इस देश का वरिष्ठ नागरिक हूँ, मुझे भी तो अच्छे और बुरे में फ़र्क तो मुझे भी नज़र आता है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ माननीय न्यायालय पर, लेकिन अचानक से आप देखिए, अचानक से सक्रिय होना, कल उनके खिलाफ ये फैसला आ जाना कि भाई इनका ये आगे मुकदमा चलेगा, और उसके बाद जो अगली सुनवाई है वो 10 नवंबर की दी है। आप देखिए, क्योंकि बिहार में जो वोटिंग है यानी मत जो पड़ने हैं वो 6 नवंबर और 11 नवंबर को है, और 6 नवंबर को वो सीटें हैं जिसमें ज़्यादातर बीजेपी या उनके गठबंधन के पास हैं, और 11 नवंबर को जो वोटिंग होनी है उसमें ज़्यादातर सीटें आरजेडी की हैं या उनके गठबंधन की हैं। और 10 नवंबर की अगली सुनवाई का मतलब है कि 10 नवंबर को उनके खिलाफ कोई फैसला आएगा तो उसका वोटिंग के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक गेम है। सरकार जो भी हो वो निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। यहाँ तो दोषी को, बल्कि जो असली दोषी हैं वो बच जाते हैं, जो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो दोषी नहीं है वो फंस जाते हैं। ये भी एक थोड़ा सा मतलब बहुत ही परेशानी की बात है कि देश में दोषी जो है घूमते रहते हैं। आप कितने उदाहरण आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय इस देश के पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे, मैं ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन उसको मैं पहले बता चुका, उस पर समय खराब नहीं करूँगा। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, उस दौरान कैंपेनिंग के दौरान यानी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था, यानी भोपाल की रैली में कहा था कि इंडिया गठबंधन वाले कुछ गारंटी दे रहे हैं, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। और उसके बाद अजीत पवार का नाम लिया प्रधानमंत्री महोदय ने कि उनका 70,000 करोड़ का घोटाला है, वो जेल जाएंगे, मैं उनको जेल भेजूंगा। और 3 या 4 दिन के बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, महाराष्ट्र का सरकार में शामिल करके डिप्टी सीएम बना दिया, और वही विभाग दिया जिस विभाग से भ्रष्टाचार हुआ था, यानी वित्त मंत्रालय। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं उनको जेल में डालूंगा, और उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो रिलीज़ किया था, प्रधानमंत्री महोदय से पूछा था, सवाल किया था कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं और मेरी पत्नी हम डिप्टी सीएम के ऑफिस गए, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हम उनके ऑफिस गए, हमने वहाँ पूरे सारे कॉर्नर चेक किए, सभी कुर्सियाँ मेज़ के नीचे चेक किया, वहाँ कोई कोठरी जेल की मिली नहीं हमें। तो आपने कौन सी जेल में डाला उनको? अब बताने का कष्ट कर, वो पता बताए। मैंने ये पूछा था प्रधानमंत्री महोदय से, लेकिन नहीं आया पता। उसका भी मीनिंग यही निकला था। क्या इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि आपने उनको बोल दिया होगा, जनता को दिखाने के लिए कुछ और बोल दिया, और उनको नीचे नीचे इशारा किया कि बेटा पहले जो तुमने किया था वो बहुत कम था, और अब दोबारा मौका दे रहा हूँ, इसमें तुम अपना भी ध्यान रखना और मेरा भी रखना।
मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनकी जो एक्शन लिया उस एक्शन का मीनिंग निकाल रहा हूँ। अदरवाइज कुछ और मीनिंग है तो प्रधानमंत्री महोदय खुद बताएं कि क्या मीनिंग था उनका। तो यही लगता है कि चुनाव के समय विपक्ष के खिलाफ एकदम से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये जांच, माननीय न्यायालय सब सक्रिय कर दिए जाते हैं। क्या कारण है मेरी समझ से परे है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माननीय न्यायालय का बेहद सम्मान करता हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अचानक से अब देखिए 10 नवंबर की जो डेट है, ये तो माननीय न्यायालय इसको और आगे एक दिन आगे पीछे भी कर सकते थे। तो ये अचानक से, क्योंकि 11 नवंबर की वोटिंग पर असर पड़ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जनता समझ चुकी है इनके खेल को। हो सकता है ये बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। अगर कोई इनके खिलाफ फैसला आता है 10 नवंबर को, तो 11 की जो वोटिंग है वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है ये फैसला, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये केवल अपने आप को तो ईमानदार बताते हैं, दूसरों को सबको बेईमान के तौर पर देखते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो कहने का मतलब है, मेरी एक ही निवेदन है माननीय न्यायालय से कि आप जो भी फैसला दें बिल्कुल अपने तरीके से दें। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, और जितनी जल्दी उतनी मिलनी चाहिए। लेकिन बीच में ये इतना लंबा गैप दे करके अचानक से माननीय न्यायालय सक्रिय हुए हैं। उधर से बीजेपी तो हो ही रही है लगातार, वो कोई ना कोई ऐसा लेके आ रहे हैं हर चीज़ के विपक्ष के खिलाफ, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कोई ना कोई जनता के बीच में कोई राय बनाई जाए। लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से जब ऐसा एक्शन होता है तो वो थोड़ा सा एकदम मतलब डिस्टर्ब करता है, तकलीफ सी देता है। सज़ा उसको मिले, ज़रूर मिले, लेकिन टाइमिंग में थोड़ा सा, यानी नॉमिनेशन शुरू हो गए तभी इनकी सुनवाई हुई। अगले हफ्ते से रोज़ाना सुनवाई होनी है, अगली डेट जो है 10 नवंबर की है। ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के ऊपर कोई दबाव है या कोई इशारा है, कुछ तो ज़रूर है। तो मैं निवेदन करूँगा माननीय न्यायालय से भी कि बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला दें, आप ज़रूर दें। हम उम्मीद लगाते हैं, पूरी देश की जनता माननीय न्यायालय के ऊपर बहुत भरोसा करती है, खास करके इस तानाशाही सरकार के दौरान उम्मीदें हैं तो केवल माननीय न्यायालय से हैं। लेकिन कहीं भी कोई फैसले में ये ना लगे कि ये किसी दबाव में लिया गया है, वो सरकार के हक में गया है, उनके इशारे से हुआ, ये ना लगे। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो देश की उम्मीदें हैं उनके ऊपर, वो उस पर हमेशा खरी उतरेंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।